हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की प्रश्नावली 4.1 करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड करी थी उसमें अध्याय 4 के इसके इंट्रोडक्शन बेसिक समझाया गया था हर एक प्रश्नावली का। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं और इजिली इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, संकलन आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। यानी कि ये जो हमें आकृति दे रखी है इसका हमने प्रयोग करके, इसको देख के हमने इन सब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये जो आकृति है ये मैंने यहां पर बनाई हुई है। इस आकृति के अंदर सबसे पहले हमें बताना है कि 5 बिंदु कौन से हैं। इस आकृति के अंदर आपको दिख रहे हैं DEOBC, ये सब क्या है, इसमें बिंदु हैं। तो 5 बिंदु कौन से हैं, DEOBC। उसके बाद हमें बताना है रेखा, इसके अंदर जो है रेखा जो है वो कौन सी है। अब इसमें जितनी भी रेखाएं हम उसको बताएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे D से E। D से E जो है वो एक रेखा है। ठीक है, क्योंकि रेखा क्या, E के बाद भी यहां से हमने इसको बढ़ाया हुआ है और D से इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो DE क्या है, एक रेखा है। D से O क्या है, वो भी एक रेखा है। D से B क्या है, वो भी एक रेखा है। और E से O भी एक रेखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है DE, आप इसको इस तरीके से लिख लो, D से E, DE एक रेखा है, यानी कि पहले यहां से लेके यहां तक, फिर D से लेके O तक, D से O तक, फिर D से B तक, फिर D से B तक एक रेखा है। फिर यहां से आप E से शुरू कर लो। पहले हमने D से कर लिया, DE, DO, DB, अब E से O। ठीक है, ऐसे हम और भी लिख सकते हैं। E से O है, O से B है। ठीक है, इस तरीके से आप और भी लिख सकते हो। DB हो गया, अब आप लिख दो EO, फिर उसके बाद आप OB भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये सब क्या है, हमारी रेखाएं। और रेखा के ऊपर जो चिन्ह आता है वो आपको इसमें लगाना है सबके ऊपर। आप ये नहीं, आप ये नीचे वाला लिख लो। ये इसमें जो है जिस सब में आपने ऊपर रेखा का चिन्ह लगाना है, तभी पता चलेगा कि ये रेखा की बात हो रही है। ठीक है, ये रेखा का चिन्ह। रेखा का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे, और दोनों साइड जो है वो एरो होते हैं। इसका मतलब कि दोनों साइड से जो रेखा है वो बढ़ सकती है। उसके बाद हम बात देखते हैं, इसमें हमसे पूछा है 4 किरणें। 4 किरणें कौन सी हैं, किरणें कौन सी होती हैं, जैसे आपको मैंने समझाया था वीडियो में पहले कि जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरी साइड से आप उसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। तो इसमें 4 किरणें कौन सी हैं। पहली हम देखते हैं इसमें O से B तक, यानी कि यहां अगर हम इसको अंत बिंदु माने और इस यहां से शुरू करें तो ये रेखा जो है आगे तक जा रही है। O से B तक एक हमारी क्या हो गई, किरण हो गई। उसके बाद O से C, ये भी हमारी क्या हो गई, एक किरण हो गई। O से C तक कि ये हमारा अंत बिंदु, और यहां से हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब O से E हो गई। अब हम इसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। और O से D, देखो हमने जो है अंत बिंदु सब में क्या लिया, O लिया। O से B, O से C, O से E और O से D, क्योंकि एक ही अंत बिंदु होता है किरण के अंदर। हम उसको उसके अलावा आगे कितना भी, यहां से भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर से भी हम बढ़ा सकते हैं, और हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी किरणें हो गई, 4 किरणें। उसके बाद 5 रेखाखंड, हमें इसके अंदर 5 रेखाखंड बनाने हैं। अच्छा, किरण में आपको ये चीज याद रखनी है कि जो किरण है उसके अंदर जो चिन्ह लगाना है वो उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आप O से B किरण लिख रहे हो तो जो किरण हमारी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है तो जो उसके ऊपर चिन्ह होगा वो भी राइट हैंड साइड की तरफ होगा। अगर किरण लेफ्ट हैंड साइड की साइड जा रही है, O से लेके E, तो जो उसका चिन्ह होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तभी हमें पता चल पाएगा कि हम किरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 5 रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि कोई भी रेखा जिसकी एक माप होता है, अगर मान लो 2 सेंटीमीटर बोला तो हमने इसको 2 सेंटीमीटर खींच लिया। अब ये ना तो यहां से आगे बढ़ सकती है और ना ही यहां से, यानी कि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। हमें ऐसी 5 रेखाखंड बतानी है इसके अंदर। तो पहले D और E ले लेते हैं कि अगर हम इसको D और E को हम रेखाखंड मानते हैं, D और E को हमने रेखा भी माना था यहाँ पर कि हम इसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम D और E के ऊपर जो बिंदु हैं इसको हम अंत बिंदु मानते हैं और ये मानते हैं कि ना अब हम इसको E से बढ़ा सकते हैं ना ही D से। तो DE भी एक रेखाखंड है, EO भी एक रेखाखंड है, OB भी एक रेखाखंड है, OC भी एक रेखाखंड है, और OE भी एक रेखाखंड है, और OD भी एक रेखाखंड है। मतलब जितने भी पॉइंट है ना आप वो सारे लिख दो। कैसे, पहले DE लिख दिया, फिर EO लिख दो, क्योंकि अगर हम इनको दोनों को पॉइंट मान रहे हैं
क्यों इस पॉइंट के बाद ना तो हम रेखा इधर से बढ़ाएंगे ना इधर से, तो ये हमारी रेखाखंड हो जाएगी। ऐसे ईओ को भी करेंगे, दूसरी रेखाखंड, ओबी तीसरी रेखाखंड, ओसी हमारी चौथी रेखाखंड, और हमें 5 बोली है तो इसमें सब कोई भी लिख लो, बीओ लिख लो, ओ ई लिख लो या ओडी, 5वीं रेखाखंड कोई भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये हमारी रेखाखंड भी होगी। देखो ये हमारी रेखाखंड में भी आई है, ये हमारी रेखा में भी आई है, और इसको हमने किरण में भी लिखा है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाया था तब मैंने आपको रेखा, रेखाखंड और किरण के अंदर क्या फर्क थे उसमें मैंने आपको सारा समझाया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं आप। अब प्रश्न 2 हम देखते हैं, संकलन आकृति में दी गई रेखाओं के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। यानी कि जो हमें यहाँ पे आकृति दे रखी है और जितने ज्यादा हम इसके नाम बना सकते हैं हमें उसके नाम लिखना है इन चारों बिंदुओं का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसमें हम सबसे कौन कौन से नाम बना सकते हैं। देखो इसमें हमें 4 बिंदु दे रखे हैं, तो हम इसमें ए बी एक हम बना सकते हैं, ए बी ए से लेके पहले हम बी तक लिखेंगे, ए से बी, ए से सी और ए से डी। मतलब हमें उन्होंने क्या बोला है कि अब कितने प्रकार के जो हैं इसमें जितने भी संभव हो सकते हैं सभी प्रकारों के नाम लिखिए। ए से बी, बी से सी और ए से डी, यानी कि ए बी, ए सी, ए डी। उसके बाद बी से शुरू करेंगे, बी सी, बी से सी, फिर बी से डी, बी डी, उसके बाद सी डी। यानी कि पहले हमने इसको राइट हैंड साइड की तरफ कर लिया, अब हम इसको उल्टा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। हम इसको लिखेंगे बी ए, बी से ए, फिर सी से ए, फिर डी से ए। ठीक है, पहले बी से ए, फिर सी से ए, फिर डी से ए, यानी कि बी ए, सी ए, डी ए। उसके बाद सी बी, सी से बी और फिर डी से बी, उसके बाद डी और सी। जितने भी हमने मैक्सिमम इसमें नाम लिख सकते थे हमने लिख दिए। ये जो है 12 नेम्स है, 12 नाम जो है 12 प्रकार के तरह हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संकलन आकृति को देखकर नाम लिखिए। यानी कि हमें ये आकृति दे रखी है और हमसे नीचे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हमने उसका नाम यहां से इस आकृति में से देख के बताना है। पहला उन्होंने हमसे पूछा है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, यानी कि वो रेखा बतानी है जिसके अंदर बिंदु ई है। अब वो रेखा कौन सी है। देखो जो बिंदु ई है वो इस रेखा के ऊपर जो है वो आ रही है। देखो बिंदु ई, ये है हमारा बिंदु ई और वो हमारा इस रेखा के ऊपर आ रहा है, यानी कि ए ई। अब इस रेखा को हम ए ई भी नाम दे सकते हैं, ए डी भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस रेखा पे काफी सारे पॉइंट है। तो हम बताएंगे जो बिंदु ई है वो रेखा ए और ई के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसी रेखा के ऊपर आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड उन्होंने हमसे पूछा है ए से होकर जाने वाली रेखा, यानी कि जो ए से होकर जा रही है वो रेखा कौन सी है। अब जो रेखा ए से ए बिंदु से होकर जा रही है वो रेखा कौन सी है, वो भी रेखा ए ई ही है, क्योंकि बिंदु ए यहां पर है और इसके ऊपर से जो रेखा होके जा रही है वो है ए और ई, रेखा ए ई। दूसरे का आंसर भी ए ही है। तीसरा पूछा है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, वो कौन सी रेखा है जिस पे ओ स्थित है। अब जो ओ स्थित है वो इस रेखा के ऊपर स्थित है, इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है, इसको चाहे सी ओ रेखा लिखो या फिर ओ सी रेखा लिखो, इसके ऊपर हमारा ओ स्थित है। फोर्थ है प्रतिच्छेदित रेखाओं के 2 युग्म, यानी कि जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं उनके 2 हमें पेयर लिखने हैं, 2 युग्म लिखने हैं। तो अब कौन कौन सी रेखाएं काट रही है, एक तो रेखा ये काट रही है और एक रेखा हमारी ये काट रही है। किसके ऊपर, रेखा ए ई के ऊपर 2 रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो हम पहले लिखेंगे सीओ जो रेखा है हम उसको ए से लेके डी तक मानेंगे। इस रेखा को सीओ जो रेखा है वो रेखा ए डी, यानी कि इस रेखा के ऊपर काट रही है, ए डी के ऊपर। दूसरी रेखा जो एफ ई है वो रेखा हम ये भी लिख सकते हैं कि डी ई के ऊपर काट रही है। ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं, यहां से लेकर अगर यहां तक लिख लेंगे तो भी गलत नहीं है। अगर हम लिख देंगे ए ई के ऊपर काट रही है तो भी गलत नहीं है। अगर हम लिखें कि सी ओ रेखा ए ई के ऊपर काट रही है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि रेखा जो नीचे जो दे रखी है वो ए ई दे रखी है। हम लिख सकते हैं कि ए ई के ऊपर सी ओ भी काट रही है और ए ई के ऊपर एफ ई रेखा भी प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न 3। प्रश्न 4 में उन्होंने हमसे बोला है निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो और 2 बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो।
देखो अगर आपके पास एक बिंदु है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही बिंदु है यहां पर, तो अब इससे कितनी रेखाएं खींच लोगे? आप इससे असंख्याएं रेखाएं जो हैं खींच सकते हो, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक बिंदु से हम असंख्याएं रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहां है या एक बिंदु यहां, ये दो बिंदु कहीं पे भी हो सकते हैं, तो उससे हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगर ये बिंदु एक ऊपर है एक नीचे है, तब भी आप इससे सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हो। तो दो बिंदु से हम एक रेखा खींच सकते हैं और एक बिंदु से हम असंख्याएं रेखाएं खींच सकते हैं। प्रश्न 5 देखते हैं अब हम इसके अंदर। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। यानी कि हमें एक रफ फिगर बनाना है, जैसे इन्होंने हमें यहाँ पे बोला, और उसको नेम भी देना है, नामांकित भी करना है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी कि किस पे स्थित है? रेखाखंड AB के ऊपर बिंदु P स्थित है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेखाखंड AB बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक रेखा बना लेते हैं। पहले हम रेखाखंड बना लेते हैं। आप इसको मेजर करके बना सकते हो, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। उसको आप नेम दे दोगे AB, क्योंकि रेखाखंड बोला है तो मेजरमेंट से बनेगा। AB रेखाखंड के बाद उसके ऊपर हमें बिंदु P स्थित करने के लिए बोला है, तो इस रेखाखंड पे आप किसी भी जगह के ऊपर बिंदु P को स्थित कर देना। ठीक है, रफ फिगर बनाने के लिए बोला तो आप बिना स्केल के भी बना सकते हो, क्योंकि रफ बनाने के लिए बोला, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड उन्होंने हमें बोला है रेखाएं X, Y और P Q बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि जो रेखाएं हैं, अब यहाँ पे रेखाखंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रेखाओं की बात हो रही कि जो रेखाएं X, Y और P Q है वो बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसका फिगर बनाएंगे। अब पहले हम एक बिंदु M ले लेंगे। ठीक है, ये हमने बिंदु M ले लिया। अब इसके ऊपर जो है रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इनको हम नाम दे देंगे, इस रेखा को नाम दे देंगे X, Y, इस रेखा को नाम दे देंगे हम P, Q, और ये जो बिंदु है जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है ये है हमारा M। इस तरीके से एक बिंदु पे दो रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, X, Y और P, Y। उसके बाद थर्ड है हमारा इसके अंदर C, रेखा L पर E और F स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। एक रेखा है L जिसके ऊपर E और F जो है वो स्थित है, पर D स्थित नहीं है। उसमें क्या करेंगे, हमने एक रेखा बनाई। रेखा बनाने के बाद ये जो रेखा है हमारी L है, एक रेखा L, उसके ऊपर E यहाँ पे नाम दे दिया और F। E और F तो स्थित है पर D स्थित नहीं है, तो D आप कहीं पे भी बना सकते हो, ऊपर या फिर नीचे भी बिंदु ले सकते हो। तो D स्थित नहीं है, तो D हमने ऊपर बनाना है। अब D है OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। यानी कि जो OP है और जो OQ है वो बिंदु O पे मिलती हैं। तो पहले हमें बिंदु O बनाना है। तो बिंदु O हमने यहाँ ले लिया, इसको हमने बिंदु O ले लिया। अब यहाँ से एक OP, ये हमारी O से, ये हमारा बिंदु O है, तो यहाँ से हमने OP ले ली, और दूसरा हमने दूसरी ले ली OQ। तो ये जो हमारा बिंदु है O, यहाँ से हमारी एक जो रेखा है OP जा रही है और एक रेखा जो है OQ जा रही है। ठीक है, ये एक बिंदु पर मिलती है, OP भी एक बिंदु पे मिल रही है और OQ भी एक ही बिंदु पर मिल रही है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 को आपने अच्छे से समझना है। रेखा MN की संकलन आकृति को देखिए। ये हमें रेखा MN दे रखी है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अब इसमें हमें बताना है कि कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य। पहला है QMON पर रेखा और P रेखा MN पर स्थित बिंदु हैं। तो जो हम जितने भी पॉइंट यहाँ बोले Q, M, O और N, ये जो चारों पॉइंट हैं, और P जो पांचों पॉइंट हैं, ये रेखा M और N पर स्थित है। देखो रेखा क्या होती है, दोनों साइड से हम बढ़ा सकते हैं। अगर ये M और N को हम रेखा मान रहे हैं तो हम N से भी बढ़ा सकते हैं और M से भी। तो ये जो है ये सत्य है कि जो QMONP है वो रेखा M और N पर स्थित है, क्योंकि रेखा को हमने ये इधर बढ़ा दिया और इसको हमने इधर बढ़ा, तो पूरी रेखा हो गई। तो ये बिंदु MN पर स्थित है। दूसरा है MON रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। यानी कि M, O और N, ये जो तीन बिंदु हैं ये भी हमारे MN पे स्थित है, ये भी हमारा सत्य है। M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं, ये भी हमारा सत्य है। अगर हम रेखाखंड सिर्फ यहां से लेके यहां तक MN को ही देखें
तो M और N इस रेखाखंड के दो अंत बिंदु हैं, तो ये भी सत्य है। D है O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं, यानी कि जो O ये है O और N ये रेखाखंड है, O और N रेखाखंड OP के यानी कि O से लेके P तक, ON रेखाखंड और O से लेके P तक जो रेखाखंड है इसका जो अंत बिंदु है वो O और P है। नहीं, ON का जो रेखाखंड का अंत बिंदु होगा वो O और N ही होगा, O और P थोड़ी होगा। रेखाखंड अगर ON है तो इसका अंत बिंदु भी O और N ही होगा, इसलिए ये असत्य है। E है M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से बिंदु है, यानी कि M जो रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है इसके ऊपर Q और O दोनों के अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। नहीं, ये असत्य है। कैसे? अभी तक का आपको समझ आ गया? E है M जो है वो रेखाखंड QO, यानी कि यहाँ पे रेखाखंड Q और O की बात हो रही है। जो रेखाखंड QO है उसके अंदर जो M है वो दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। दोनों अंत बिंदु, अब दोनों अंत बिंदु कौन से हैं? Q और O है, तो इनमें से एक तो नहीं है। दोनों अंत बिंदुओं में से अगर एक अंत बिंदु होगा या तो वो Q होगा या फिर वो O होगा, M तो नहीं होगा, इसलिए असत्य। ये तो बीच में आ रहा है, ये Q और O के अंत बिंदुओं में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद F है M किरण OP। अब यहाँ पे किरण OP की बात हो रही है, इनकी यहां से लेके यहां तक इस किरण की बात हो रही है OP की। किरण OP पर एक बिंदु है M। अब देखो M जो है वो किरण OP के ऊपर एक बिंदु है? नहीं है। इसके ऊपर आपको कोई बिंदु दिख रहा है? इसमें तो O से लेके P तक सिर्फ N ही दिख रहा है, इसलिए ये असत्य है। अब किरण OP और किरण QP, ये वाली किरण OP और किरण Q से लेके P तक, यहां तक ये भिन्न है, यानी कि एक किरण ये बात हो रही है और एक किरण इसकी बात हो रही है O से लेके P तक, Q से लेके P तक, O से P और Q से P। हाँ, ये भिन्न है क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, इसलिए ये सत्य है। H है किरण OP वही है जो किरण OM है, ये असत्य है। वो कह रहे हैं कि जो किरण OP है वही किरण OM है, यानी कि यहां से लेके यहां तक नहीं, ये हमारी बड़ी है और ये हमारी छोटी है। O से लेके P बड़ी है और O से लेके M छोटी है, तो वैसे भी ये भिन्न है। OP OM नहीं है, इसलिए ये भिन्न है, असत्य है। किरण OM किरण OP के विपरीत है। अब जो किरण OM है वो किरण OP के विपरीत है। अब I में किरण OM की बात हो रही है, कि पहले हम O से लेके M तक एक किरण खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये OM की बात हो रही है। अब किरण OM किरण OP के, यानी कि ये किरण OP है, के विपरीत नहीं है। इसमें विपरीत नहीं है, ये तो विपरीत है, ये इसके ऑपोजिट है। ये इस साइड है तो ये इस साइड है, तो ये तो विपरीत है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? विपरीत नहीं है, इसलिए ये असत्य है। उसके बाद बात हो रही है O किरण OP पर प्रारंभिक बिंदु नहीं है। अगर हम किरण OP की बात करें तो OP का जो प्रारंभिक बिंदु है वो O है, O है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? O नहीं है, इसलिए ये असत्य है, क्योंकि किरण OP का जो प्रारंभिक बिंदु है वो O ही है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? नहीं है, तो इसलिए ये असत्य है। K में है किरण NP, यानी कि N जो है, पॉइंट N जो है वो किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। अगर हम NP और NM की बात करें, यानी कि N से लेके P की और N से लेके M की, ये दो किरणों की बात करें, ये इसका बिंदु है, ये इसका बिंदु है। N से लेके P तक एक किरण है और एक N से लेके M तक, तो इन दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? वो N है, इसका भी N है और इसका भी N है, तो ये सत्य है। इन्होंने यही बोला है, जो N है वो किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, तो ये हमारा सत्य है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रश्नावली है 1.1 वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू।